और बहुत सारे जजमेंट्स एक ही बात करते हैं कि देखिए, हमने हमेशा एक बात बोली कि पुलिस को दिया गया कोई भी स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट विच इज गिवन टू द पुलिस ऑफिसर, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट सच पर्सन। मतलब पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी कथन आप उसे क्या नहीं कर सकते सर, साबित नहीं कर सकते। यही बात लिखिए, भाई पुलिस को तुम कथन दे रहे हो, साबित नहीं होगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या बन रहा है, 23 का प्रोवाइजो। देखा जाए तो इसके दो एक्सेप्शन हैं, और मैंने कल शायद वही लिखवाया था आपको कि पहला एक्सेप्शन तो एक, अगर इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट है, अगर मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति है, अगर मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति है, देन इट कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट सच पर्सन। एंड द सेकंड पॉइंट इज, एंड द सेकंड एक्सेप्शन, द सेकंड प्रोवाइजो इज, जहां पे भी कोई स्टेटमेंट लीड करता है किसी डिस्कवरी ऑफ ए न्यू फैक्ट। डिस्कवरी ऑफ ए न्यू फैक्ट का क्या मतलब है? डिस्कवरी ऑफ ए न्यू फैक्ट का मतलब है कि किसी तथ्य को प्रकट कर रहा है, या फिर कोई बरामदगी का कोई तथ्य मिल रहा है। मतलब यू आर रिकवरिंग समथिंग फ्रॉम सच फैक्ट, यू आर एक्सट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम दैट फैक्ट, तो वो रिलेवेंट है। सेफ गार्ड्स रखने चाहिए, ये तो आपको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। केस का नाम लिखेंगे पुल्लुकुरी कोटेया, पुल्लुकुरी, क्या लिखा हुआ रखा है सवाल, वो भी करवा दूंगा, ठीक है ना, वो भी करवा दूंगा। आर्टिकल 20(3), अच्छा आर्टिकल मैंने सवाल क्या लिखवाया हुआ है, चलो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, देवमन उपाध्याय से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सवाल कल लिखवाया था मैंने लास्ट क्लास में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 20 क्लोज 3 एंड सेक्शन 23। सवाल ये था कि क्या ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभास में है, क्या एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में है? सवाल ये है, आर दे इन कॉन्ट्राडिक्शन टू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे के विरोधाभास में है? वी हैव टू इंश्योर दैट वन थिंग, दैट लाइक, अभी तुम समझिए बात को। 20(3) क्या होता है? 20(3) क्या बोलता है, इसको समझिए। 20(3) ये बोलता है कि अगर कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है तो आप कोई भी सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में आप यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मैं 3 स्टेजेस बताऊंगा अब, और समझना थोड़ा सा सीआरपीसी की बात है और थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, हम नहीं कोशिश करेंगे। सर 3 स्टेजेस होती है जब भी कोई क्रिमिनल ट्रायल चलता है। क्या चलता है सर? 23 का प्रोवाइजो किसमें यूज होता है हमेशा? 99.9% किसमें यूज होता है? क्रिमिनल केसेस में यूज होता है। डिस्कवरी स्टेटमेंट कहाँ यूज होगा? क्रिमिनल केसेस में यूज होगा। पॉइंट 1 अगर कहीं पे यूज हो रहा है तो सिविल को कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडीशंस क्रिमिनल केसेस की है डिस्कवरी स्टेटमेंट के लिए। अगर कोई बरामदगी का कोई तथ्य है तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या है? क्रिमिनल की 3 स्टेजेस होती है सर, इसको मैं अभी समझ लीजिए। मैं इसको बोलता हूं IIT, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये 3 स्टेजेस है। इसको बोलते हैं इंक्वायरी, सॉरी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, द थर्ड वन इज ट्रायल। हिंदी में बोलते हैं इसको अन्वेंशन, जांच और ये 3 स्टेजेस होती हैं। और 20(3) की जो बात कर रहे हैं वो 20(3) बात करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की। आपको एक बार 20(3) दिखाएं हम, चलो एक बार 20(3) देखिए। 20(3) क्या है? भूल गए होंगे कॉन्स्टिट्यूशन, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं दिखा रहा हूं। आर्टिकल 20 देखिए क्या बोल रहा है ये। No person accused of any offense
शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब कोई भी व्यक्ति उसको स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ये जो शब्द है कंपेल्ड, इसको बोलते हैं विवश। अब यहाँ पे विवश का क्या मतलब है? विवश का यहाँ पे ये मतलब है कि सर आप उसको ये नहीं बोल सकते कि नहीं देना ही पड़ेगा, तेरे को बताना ही पड़ेगा, तेरे को न्यायालय के समक्ष उस फैक्ट को लेके ही आना पड़ेगा। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली प्रोविजन और प्रोवाइजोस को समझिए तुम और समझने की कोशिश कीजिएगा। जहां पे लिखता है नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब हम 23 के प्रोवाइजो को देखते हैं। 23 के प्रोवाइजो क्या बोलता है कि कोई भी अगर आदमी ने स्टेटमेंट दिया है, उससे अगर कोई चीज रिकवर हो रही है, तो आपको लगता है कि 20(3) के अगेंस्ट जा रही है बात? क्या 20(3) का जो अपना जो स्टेटमेंट है सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, उसका प्रोवाइजो का जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट भी तो सर वो आदमी के अगेंस्ट ही यूज हो रहा है। कहने का मतलब ये कि ये कर रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट अक्यूज के अगेंस्ट यूज नहीं होगा, लेकिन 23 का 3 वो प्रोवाइजो तो हो रहा है। धारा 23 सेक्शन 23 का जो प्रोवाइजो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो तो पर्सन के अगेंस्ट यूज कर रहे हो ना आप। मैंने पुलिस को कोई स्टेटमेंट दिया, पुलिस ने उस स्टेटमेंट के बिहाफ पर पूरी जांच इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। बात समझ में आ रही है? तो मतलब कहने का मतलब ये कि तो आपका स्टेटमेंट जो आप दे रहे हो पुलिस को, वो तो आपके अगेंस्ट यूज कर रही है पुलिस। तो इजंट इट द वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या ये भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं है? बताइए, सवाल ये है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? एक तो पुलिस को स्टेटमेंट दे रहे हो, पुलिस उसी स्टेटमेंट से कोई दूसरा स्टेटमेंट निकाल रही है, कोई नए फैक्ट को डिस्कवर कर रही है, किसी भी तथ्य को प्रकट कर रही है। तो ये तो 20(3) का उल्लंघन हो गया ना। 20(3) तो ये बोल रहा है ना सर कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी पर्सन अपने स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं देगा। लेकिन जो स्टेटमेंट उसने दिया, पुलिस ने उसी को उसके विरुद्ध साक्ष्य की तरह इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि इट लीड्स टू ए डिस्कवरी ऑफ ए न्यू फैक्ट। क्योंकि उससे क्या हुआ, किसी नए तथ्य का पता चला। बात समझ में आ रही है? तो ये विरोधाभास में नहीं हो गया? क्यों नहीं होगा? मैंने लिखवा है कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी आप बताइए। हाँ, तेईस का प्रोवाइजो इसके विरोधाभास में नहीं है क्या? क्यों नहीं है? विरोधाभास में होना चाहिए ना। नहीं, व्यक्तिगत करने की बात ही नहीं, पर्सनल नॉलेज की बात ही नहीं कर रहा है। 20(3) सिंपल बोल रहा है कि सर आप अपने खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन 23 का प्रोवाइजो तो ये बात अलाउ कर रहा है ना कि आप दो। और आप जो भी फैक्ट, अगर उससे कुछ नया फैक्ट डिस्कवर हुआ, किसी नए तथ्य का पता लगा, तो आपके अगेंस्ट यूज किया जाएगा। तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं है क्या? ठीक है, एक रीजन बताया, समझ में आया। सर का कहना है कि यहाँ पे कंपेल की बात कर रहा है, लेकिन अगर वो वॉलंटरली स्टेटमेंट दे तो यू कैन यूज इट। अगर वो स्वैच्छिक रूप से स्टेटमेंट दे तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। इफ द पर्सन इज गिविंग स्टेटमेंट वॉलंटरली देन यू कैन यूज इट। ठीक है, और डिफरेंसेस आते हैं यहाँ पे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स। क्रिमिनल प्रोसीडिंग 3 स्टेज में चलती है, ठीक है ना सर? अब देखिए, एफआईआर फाइल हुई, इस एफआईआर पर चार्जशीट आई, इस चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लिया, तो जब तक कॉग्निजेंस नहीं लिया, दिस इज स्टेज, कॉग्निजेंस के पहले की जो भी स्टेज है, दिस इज द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दिस इज द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये अन्वेषण की पूरी प्रक्रिया है। जब कॉग्निजेंस लिया और जब तक फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं हो जाता, तब तक आरोपों को विरूपण नहीं कर देते या आरोपों का विचारण नहीं कर देते, आप फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं कर देते। ये पहले की जो स्टेज है, दिस इज स्टेज ऑफ इंक्वायरी। और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद में जो ट्रायल स्टार्ट होगा, जहां पे एविडेंसेस दिए जाएंगे, दिस इज द स्टेज ऑफ ट्रायल।
तो कहने का मतलब है जो 20(3) की जो प्रक्रिया है, आर्टिकल 20 क्लोज 3, ये कहां लगती है सर? और 23 का जो प्रोवाइजो है वो कहां लगता है? इन्वेस्टिगेशन पे। तो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन दीज टू प्रोविजंस, क्योंकि इनकी पूरी एंटायर इनकी स्टेज अलग अलग है, इनकी प्रक्रिया अलग अलग है, इसलिए ये विरोधाभास में नहीं है। दे आर नॉट इन कॉन्ट्राडिक्शन विद ईच अदर। और यही इसी बात को बताया स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय में। अभी मैं केसेस लिखवा दूंगा आपको, ठीक है ना? आप लोग चाहे तो डायग्राम बना लीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रोसीडिंग्स क्या क्या चल रही है। एफआईआर पे चार्जशीट आएगी सर, चार्जशीट पे मजिस्ट्रेट साहब कोऑर्डिनेट्स लेंगे, संज्ञान लेंगे 190 के अंदर, अब जो भी नया सेक्शन होगा कोऑर्डिनेट, बीच में फिर इश्यू ऑफ समन करना है और जो भी बात है सर्विस ऑफ समन करना है, जो भी बात है वो यहाँ से बाकी प्रोसीडिंग होगी। अगर कमिटल करना है तो 209 में कमिटल करो, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुआ, देन आगे की फर्दर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो कहने का तात्पर्य है और कहने का मतलब ये है कि both the sections and articles invoked at the different time, मतलब दोनों एक टाइम पे इन्वोक नहीं कर रहे हो आप। वन इज इन्वोकिंग एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड वन इज इन्वोकिंग एट द टाइम ऑफ ट्रायल। So both we are invoking both these two provisions at a different periods of time। और इसी बात को देवमन उपाध्याय सर ने कह दिया। बात समझ में आई? ठीक है। There are so many landmark judgments in that regard। चलिए किसका नाम लिखिए, पुल्लुकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर। दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट, दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सेक्शन 23 प्रोवाइजो of BSA। Earlier it was the landmark judgment of section 27 of Indian Evidence Act। थोड़े से इस केस के फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा कि इस केस के फैक्ट्स में हुआ क्या था। किसका नाम लिख लीजिए, पुल्लुकुरी कोटैया। पुल्लुकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर। This is 1947 Privy Council। This is Privy Council 1947। ऐसा होता है पुल्लुकुरी कोटैया, इन्होंने अपील की थी प्रीवी काउंसिल को। केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि इन्होंने दो लोगों को मारा था, उनका नाम था सर सिवैया और सुबैया। दो लोग थे, केस के फैक्ट सुन लीजिए। सिवैया और सुबैया को दो लोग मार देते हैं। इसमें से एक पुल्लुकुरी कोटैया मारता है, उसके साथ उसका भाई होता है और कुछ लोग होते हैं जो कि सिवैया और सुबैया को मारते हैं। अब होती क्या चीज है, जब इनको पुलिस पकड़ के लाती है तो ये स्टेटमेंट दे, कुछ अक्यूज जो थे इसमें, उसके भाई के साथ जो भी लोग थे, वो लोग स्टेटमेंट दे देते हैं पुलिस को कि सर हम लोगों ने मर्डर किया है। जब ट्रायल चलती है तो ट्रायल में ये लोग कहते हैं कि द स्टेटमेंट गिवन टू द पुलिस इज हिट बाय सेक्शन 26 एंड 27 साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 26 अभी वाले का कौन सा है सर, 23 का
23 का 2 और 27, तो 23 का प्रोवाइसो। सर इससे स्टेटमेंट हिट कर रहा है, हमने जो स्टेटमेंट दिया पुलिस को उससे हिट कर रहा है, ठीक है। और अनदर एक्यूज कहता है कि सर आई स्टेप्ड सिवैया विद ए स्पेयर, आई हाइड द स्पेयर इन द यार्ड इन माय विलेज। एक पुलिस को स्टेटमेंट दे देता है, साथ वाला अक्यूज पुल्लू को कोटैया के साथ एक अक्यूज होता है जिसने सुबैया और सिवैया को मारा था। वो कहता है कि सर मैंने उसको मारा है और मैंने हथियार को वहां छुपाया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो दे देता ही है, तो ये लोग डिफेंस लेते हैं कोर्ट के अंदर जाके कि सर मेरा जो स्टेटमेंट है वो पुलिस कस्टडी में दिया है मैंने। लेकिन वन ऑफ द अक्यूज जो होते हैं इसमें से, जैसे 3-4 अक्यूज को अलग अलग रूम में बिठा के इंट्रोगेट किया, एक अक्यूज ने कन्फेशन भी किया और डिस्कवरी स्टेटमेंट भी बोला, समझ में यही बात। तो इस केस में एक मेजर बात बोली, इस केस में मेजर बात क्या बोली कि सेक्शन 26 का एक्सेप्शन क्या है, 27। अब इन्होंने कंपाइल कर दिया उन सेक्शंस को, तो कहने का मतलब ये है कि इस सेक्शन में बताया गया कि सेक्शन 26 का एक्सेप्शन क्या होगा, 27। तो इन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उसको क्या बना दिया, अब पुल्लू कोटैया की वजह से 23 का एक्सेप्शन अब बना दिया 23 का प्रोवाइसो। समझ में आई बात। पुल्लू कोटैया वो केस है जिसने सबसे पहले बोला था कि सेक्शन 27 शुड बी रेड एज एन एक्सेप्शन, मतलब सेक्शन 27 को आप अपवाद की तरह लीजिए 25-26 के। बात समझ में आई। ये पुल्लू कोटैया ने बोला, उसका इंपैक्ट अब देखा हमने 2023 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। बात समझ में आई। पुल्लू कोटैया, सिवैया और सुबैया का जो मौत हुई उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, सेक्शन 23 का प्रोवाइसो। अगर वो मरते नहीं तो हमें प्रोवाइसो देखने को मिलता। तो लिखिए इसमें पुल्लू कोटैया में, it was held that section 27 is the proviso to section 26. It was held that section 27 is proviso to section 26. न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 27 धारा 26 का अपवाद है, धारा 27 धारा 26 का अपवाद है। अब धारा 27-26 कहां से है ये समझ में आ रहा है तुम्हें? कश्मीरा 27-26 कहां से समझ में आ रहा है? क्या है धारा 26-27 कहां से आई, कहां से आई ये धारा? थोड़ा मेहनत करो। जी 26-27 कहां से आई है सुन लीजिए, पुराना जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट, उससे आई है, ठीक है। बच्चों की शक्ल बता देती है मुझे कि किसको कितना समझ में आ रहा है। 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, किसी ने सही बोला है। जब मैं फैकल्टी नहीं था तो मुझे हमेशा लगता था कि 5 उंगलियां बराबर होती है, एंड यू वर्क हार्ड एवरीवन अपॉन इवन ऑन सिंगल साइमल्टेनियस, सब पे बराबर मेहनत करो, 5 उंगलियां बराबर हो जाएगी। लेकिन कुछ बच्चे मुझे गलत साबित करते हैं, लेकिन मैं भी बहुत ढीठ हूँ, पढ़ा के मानूंगा। तुम लोग कितने गलत साबित कर लो मुझे, लेकिन मेरे लिए 5 उंगलियां समान है। तो प्लीज पढ़ाई कीजिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए पढ़ाई में, और बाकी लोग भी इंटरेस्ट दिखाइए पढ़ाई में। अभी तक कितने लोगों ने टेस्ट दिया था उस दिन? 3 लोगों ने टेस्ट नहीं दिया आपने उस दिन। और आपने निशान टेस्ट कब दिया था? टेस्ट पेपर का है मेरे पास, पेपर नहीं आया आपका। हाँ तो मेंस लिख के लेके आओ। इंदु टेस्ट दो,
लोकेश मीनू, मुझे पेपर भेजो अपने टेस्ट के। दूसरा केस का नाम लिखिए, मोहम्मद इनायतुल्लाह। मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मोहम्मद इनायतुल्लाह। वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दिस इज 1976। नहीं होगा नहीं। अब इसमें क्या होता है ना सर, एक चोर होता है, उसके ऊपर चार्जेस होते हैं कि उसने केमिकल से भरे हुए 3 ड्रम चुराए हैं। क्या हुआ इस केस के इफेक्ट सुनिए। एक चोर होता है, उसके ऊपर चार्जेस होते हैं कि उसने केमिकल से भरे 3 ड्रम चुराए हैं। तो वो क्या करता है, पुलिस के पास पुलिस को बोलता है कि आई विल टेल यू दैट द प्लेस ऑफ डिपॉजिट ऑफ द 3 केमिकल ड्रम्स। जो उसने जो एक हाजी बंदरगाह है बॉम्बे में, उसने वहां से हाजी बंदरगाह से 3 केमिकल के ड्रम चुराए थे। और अल्टीमेटली पुलिस को वो जो जगह दिखाई उसने, वहां से पुलिस ने ड्रम्स, केमिकल से भरे ड्रम्स रिकवर भी कर लिए पुलिस ने। ठीक है, इस केस के अंदर ऐसा हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी, वो गाइडलाइंस लिखेंगे अपन। हाँ तो लिखना स्टार्ट कीजिए। द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन फॉलोइंग गाइडलाइंस। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए। पहला पॉइंट लिखेंगे, द फर्स्ट कंडीशन नेसेसरी टू ब्रिंग दिस सेक्शन, द फर्स्ट कंडीशन नेसेसरी टू ब्रिंग दिस सेक्शन, ब्रैकेट में लिखेंगे सेक्शन 23 प्रोवाइजो ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उस टाइम सेक्शन 27 था, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, ये सेक्शन 23 प्रोवाइजो ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम into operation is the discovery of fact. Into operation is the discovery of a fact. Is the operation is a discovery of a fact. इस धारा के लागू होने के लिए, पहला पॉइंट लिखिए, इस धारा के लागू होने के लिए प्रथम परिस्थिति ये है कि कथन के द्वारा कुछ किसी नए तथ्य को प्रकट किया जाए। कोमा लगा के लिखिए, एल्बिट इज ए रिलेवेंट फैक्ट। स्पेलिंग लिख लीजिए इसकी, एक लैटिन मैक्सिम है, एल्बिट ALBEAT, albit is a relevant fact. आप भी प्लीज ऐसे लिखिएगा, एल्बिट एक सुसंगत तथ्य है, एल्बिट एक सुसंगत तथ्य है। सेकंड पॉइंट लिखिए, द सेकंड इज द discovery of such fact must depose to द्वितीय बिंदु यह है कि बरामदगी के कथन से किसी वस्तु का प्राप्त होना जिसका अस्तित्व या ज्ञान अपराधी को पहले से हो।
पहले से हो। Such fact must depose to the to the object discovered to the object discovered to the object discovered which leads to which leads to which leads to new things which leads to new things which was in existence in the knowledge of accused which was in existence in the knowledge of accused which was in existence in the knowledge of accused। थर्ड पॉइंट लिखिए, the accused must be in police custody the accused must be in police custody। थर्ड पॉइंट लिखिए, the accused must be in police custody। अपराधी का पुलिस अभिरक्षा में होना अति आवश्यक है। अपराधी का पुलिस अभिरक्षा में होना अति आवश्यक है। अपराधी का पुलिस अभिरक्षा में होना अति आवश्यक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको लिखिए। एक शब्द लिखा हुआ है, बैरक में लिखे, और ये जो शब्द है, ये शब्द इस सेक्शन की पूरी जान है, आत्मा है, इसकी सोल है ये सेक्शन। एक बार सेक्शन 23 का प्रोविजो निकालिए। एक शब्द को मैं आपको अंडरलाइन कराता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेक्शन 23 का प्रोविजो निकालिए प्लीज। इसमें एक शब्द को अंडरलाइन कीजिएगा, सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, आपको एक शब्द दिखिए, सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन। तब ऐसी जानकारी में से, सब एक्सपर्ट है ऐसे तो, ठीक है ना, इसमें बुद्धि है, इस लड़की में बुद्धिहीन नहीं है, बस ये क्या है, ध्यान नहीं देती। दिस गर्ल इज ब्रिलियंट, लेकिन ये अपनी दुनिया में कहीं खोई हुई है। जिस दिन होश में आएगी उस दिन लेट हो जाएगी बस। जिस दिन क्या, सुनो इधर, जिस दिन होश में आओगे ना आप, बुद्धि आपके अंदर, और जिस दिन आप होश में आएंगे उस दिन आप लेट हो जाएंगे। एक बच्चा जज बने 22, 23, 24 में, और एक बच्चा जज बने 28, 29, 30, 31 में, कौन ज्यादा एंजॉय करेगा लाइफ? 22, 23 वाला ऑब्वियसली सर्विस में रहेगा, 4-5 साल खुद के ऊपर पैसा उड़ाना है। 28, 29 में जज बनोगे, 30 में जज बनोगे, जज बनते क्या सोचोगे? सबसे पहले शादी करूँ यार, सेटल हो, ये तो सोचोगे ना। और यहाँ पे आप 22, 23 में जज बन गए, अपने ऊपर बढ़िया 4-5 साल 6 साल एंजॉय किया, खूब पैसा उड़ाया खुद के ऊपर, पूरे इंडिया घूमे। बुद्धि तुम्हारी है भैया, तुमको जो ठीक लगे वो करो। ये डिफरेंस होता है टॉपर्स में और डफर्स में। चलिए इसमें लिखिए, द मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन इज दैट ओनली, इन्वर्टेड कॉमा लिखना, द मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन इज दैट ओनली, इन्वर्टेड कॉमा लिखना, so much of the information इस परंतु के लागू होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति यह है कि सबसे महत्वपूर्ण शर्त 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 यह है कि हिंदी में लिखेगा, ऐसी जानकारी में से, नोट कॉमा लिखना, ऐसी तब ऐसी जानकारी में से, तब ऐसी जानकारी में से, so much of the information as relates distinctly to the fact as relates distinctly to the fact as relates distinctly to the fact distinctly to the fact distinctly to the fact
तब इस जानकारी में से यदि यदि वह स्पष्टतया संबंधित है, यदि वह स्पष्टतया संबंधित है, यदि वह स्पष्टतया संबंधित है, तो ही वह तथ्य ग्राह्य होगा, तो ही वह तथ्य ग्राह्य होगा। टू द फैक्ट distinctly, only to the fact thereby discovered is admissible, thereby discovered is admissible, thereby discovered is admissible। आगे लिखिए, द वर्ड डिस्टिंक्टली मीन्स, यहाँ यहाँ स्पष्टतया, स्पष्टतया तो इन्वर्टेड को कर देना, यहाँ स्पष्टतया, यहाँ स्पष्टतया से तात्पर्य है कि, यहाँ स्पष्टतया से तात्पर्य है कि, हियर डिस्टिंक्टली मीन्स डायरेक्टली, डायरेक्टली तात्पर्य है कि, डायरेक्टली इंडुबिटेबल, 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 निश्चिततया, इन्वर्टेड को लेना, यहाँ स्पष्टतया से तात्पर्य है कि, डायरेक्टली प्रत्यक्ष, निश्चिततया, स्पष्ट, स्ट्रिक्टली, अब बैरेक्ट में आ जाइए और बैरेक्ट को समझिए। मुझे लगता है कि ये सेक्शन जो है समाप्ति पे आ चुका है अपने। कुछ केसेस और है मैं जो लिखवा दूंगा इसमें पे आपको। निसंदेह का मतलब होता है ना कि ऐसा होता है ना कि निसंदेह। अब देखिए होता क्या चीज है ना कि तुमने बहुत सारे स्टेटमेंट दे दिया पुलिस को, जैसे तुम गए पुलिस में और तुमने नरेट कर दी बहुत सारी कहानी, लेकिन डिस्कवरी ऑफ फैक्ट तब बनता है जब वो डिस्टिंक्टली कोई फैक्ट को लीड करे। जैसे समझिए इधर, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। यूजुअली क्या होता है, पुलिस को जो भी तुमने स्टेटमेंट दिया है वो सब डिस्कवरी स्टेटमेंट नहीं कहलाता जब तक वो डिस्टिंक्टली अलग ना हो। जैसे पुलिस वाले ने स्टेटमेंट नोट किया आपका, जैसे मैंने कल वाला एग्जांपल दिया था कि दो दोस्त नारगढ़ की पहाड़ी पे घूमने गए थे। कल एक एग्जांपल दिया था मैंने, दो दोस्त नारगढ़ की पहाड़ी पे घूमने गए थे। अब ये क्या हुआ कि दोस्त ने बोला कि सर मैंने उसको ऊपर ही छोड़ दिया था, तो इसका जो फैक्ट है ये डिस्टिंक्टली अलग है बाकी फैक्ट से। बात समझ में आई? दिस फैक्ट इज डिस्टिंक्टली सेपरेट फ्रॉम द अदर फैक्ट। तो पुलिस को अलग से एक तथ्य पता लगा कि देख उनको अगर किसी को ढूंढना है, दे हैव टू लुक आफ्टर हिम, तो उस पहाड़ पे ही देखना पड़ेगा कि बिकॉज ही इज ऑन दैट माउंटेन ओनली। समझ में आई? तो इसके फैक्ट से डिस्टिंक्टली क्या बात निकली कि सर आई हैव लेफ्ट माय फ्रेंड ऑन द माउंटेन। उसने बोला मेरे को यहीं छोड़ दो, मैं उतर जाऊंगा मॉर्निंग में सनराइज देख के। तो दैट इज वेरी डिस्टिंक्ट फैक्ट। बात समझ में आ रही है? मतलब जब कभी भी कोई तथ्य आपको एक थॉट ऑफ क्लैरिटी दे, डायरेक्टली आपको बताए, निसंदेह उस परिस्थिति पे लेके जाए, मतलब वो इंडक्टिवली अलग हो बाकी फैक्ट से, देन हम ये कह सकते हैं सर, तो हम क्या कह सकते हैं सर, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये स्पष्टतया संबंधित है उस इंफॉर्मेशन से। एक बार बैरेक्ट पढ़िए, बैरेक्ट निकाल लीजिए प्लीज। Provided that when any fact is deposed to, there is discovered in consequences of information received from such person accused of any offense in the custody of a police officer। तो मैंने आपको पॉइंट लिखवा दिया, इन द कस्टडी। भाई कस्टडी में होना आवश्यक है, he must be in police custody when he is giving such statement। बात समझ में आ रही है? पुलिस कस्टडी में होना आवश्यक है। So much of information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact discovered may be proved। लाइंस को समझिएगा, हिंदी में पढ़िए। परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह भी साक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के पुलिस की अधिकारी की अभिरक्षा में हो, तो ही मस्ट बी इन द पुलिस कस्टडी व्हाइल गिविंग सच स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनायतुल्लाह के जो 4 पॉइंट्स है ना सर, दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट ऑन सेक्शन 27। अर्लियर इट वाज सेक्शन 27, नाउ इट इज सेक्शन 23 प्रोवाइजो। पुलिस प्राप्त जानकारी के परिणाम से उसका पता चले तब इस जानकारी में से उतनी, चाहे वो संस्कृति कोटि में आती हो या नहीं, जितनी पता चले तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है साबित की जा सकेगी। इज इट ऑल राइट? समझ में ये बात?
एक दो केसेस और लिख लीजिए इसमें। एक लिखिए आग्नू नगेशिया। आग्नू नगेशिया को हम पीछे भी पढ़ेंगे। आग्नू नगेशिया एल्बिट का मतलब जैसे प्लियोपेली भी होता है ना, मतलब वो चीज जो उसको सेपरेटली डिस्टिंग करती है फ्रॉम द अदर फैक्ट। कोई ऐसा तथ्य रख दिया आपने जो कि बहुत स्पष्टतः अलग बात बता रहा है, दैट इज एल्बिट। एल्बिट का मतलब जो मैक्सिम जो वर्ड है एल्बिट, ये प्ली ऑफ एलिबी से लिया हुआ वर्ड है। जैसे एलिबाई जब हम लेते हैं, प्ली ऑफ एलिबी जब भी हम क्लेम करते हैं तो उसमें बताते हैं कि अन्यत्र उपस्थिति से हम बात कर रहे हैं, लेकिन एल्बिट का यहाँ पे वो मतलब है कि जो फैक्ट इज वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर फैक्ट, स्पष्टतया ये दूसरे तथ्य से भिन्न है, इट इज एल्बिट। किसका नाम लिखिए आग्नू नगेशिया। दिस इज लैंडमार्क जजमेंट, तुमको 133 का तो पढ़ाऊंगा मैं। नाउ द सेक्शन इज नॉट 133। अमित, प्रवीण, there is an inquiry. Agnu Nagesha versus State of Bihar. ये अकम्प्लिश में पढ़ाऊंगा मैं आपको केस। इसने अकम्प्लिश के ऊपर बहुत अच्छा गाइडलाइंस है जजमेंट के अंदर, मैंने पढ़ा हुआ जजमेंट है ये। दिस इज 1963 जजेस बेंच। अग्नू नगेशिया। एक और केस लिख लीजिए, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। देवमन उपाध्याय जी 1960 का ये भी। दिस इज 1965। अग्नू नगेशिया इज 1965। देवमन उपाध्याय वाज 5 जजेस बेंच। मैंने वो लिखवा दिया आपको कि 20 is using in judicial proceedings and section 27 using in investigation। ये लिखवाया क्या मैंने आपको? सवाल लिखवाया था मैंने, दिस इन कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लिखवाया ना, अब समझा तो दिया था, अब लिखवाता हूँ। लिखिए इसमें सेक्शन 23 is a proviso, section 27 is a proviso। लिखिए सेक्शन 27 is a proviso to section 24, 25, 26। सेक्शन 27 is a proviso to section 24, 25, 26। धारा 27, धारा 27, धारा 24, 25, 26 का परंतुक है। धारा 27, धारा 24, 25, 26 का परंतुक है। धारा 27, धारा 24, 25, 26 का परंतुक है। सेक्शन 27 इज ए प्रोवाइजर टू सेक्शन 24, 25, 26। ठीक है, आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट, न्यायालय ने यह भी अभिनेत क्या की, या न्यायालय ने यह भी अभिनेत क्या की, न्यायालय ने यह भी अभिनेत क्या की, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, there is no contradiction between article 20 clause 3, that there is no contradiction between article 20 clause 3। न्यायालय ने भी अभिनेत क्या की, अनुच्छेद 20(3), अनुच्छेद 20(3) व धारा 23 परंतुक, व धारा 23 परंतुक, that article 20 clause 3 and section 23 proviso, there is no contradiction between article 20 clause 3 and 27 and 23 proviso, धारा 23 के परंतुक के मध्य कोई विरोधाभास नहीं है, के मध्य कोई विरोधाभास नहीं है, के मध्य कोई विरोधाभास नहीं है। आगे लिखिए, आर्टिकल 20 क्लोज 3, आर्टिकल 20 क्लोज 3 is invoked at the time of judicial proceedings, is invoked at the time of judicial proceedings। अनुच्छेद 20(3) का उपयोग, 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 अनुच्छेद 20(3) का उपयोग न्यायिक प्रक्रियाओं के दौरान किया जाता है, न्यायिक प्रक्रियाओं के दौरान किया जाता है। रेदर सेक्शन 23 प्रोवाइजो और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, रेदर सेक्शन 23 प्रोवाइजो और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और वहीं
और वहीं धारा 23 के परंतुक और वहीं धारा 23 के परंतुक भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रयोग, वहीं धारा 23 के परंतुक भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रयोग अन्वेषण के समय किया जाता है, अन्वेषण के समय किया जाता है, अन्वेषण के समय किया जाता है। इसलिए therefore there is no contradiction between these two provisions, therefore there is no contradiction between these two provisions, therefore there is no contradiction between these two provisions, इसलिए इन दोनों प्रावधानों के मध्य कोई विरोधाभास नहीं है, इसलिए इन दोनों प्रावधानों के मध्य कोई विरोधाभास नहीं है, इसलिए इन दोनों प्रावधानों के मध्य कोई विरोधाभास नहीं है, विरोधाभास नहीं है। ये जो देवमन उपाध्याय है ना सर, देवमन उपाध्याय इसका बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, और ये भी याद रखना था कि देवमन उपाध्याय, एक बात और याद रखिएगा, पुलिस को जो आप स्टेटमेंट देते हो, अब ये समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं एक लेवल आपका अप करूंगा यहीं से, इस टॉपिक में एक लेवल अप करने वाला हूं, सुनिएगा और समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, परेशान नहीं होना। देखिए देयर इज अ प्रोविजन इन 161 सीआरपीसी, क्या होता है 161 सीआरपीसी, कोई बताएगा मुझे? वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर आल्सो। क्या होता है 161 सीआरपीसी? पुलिस अधिकारी को जो आप स्टेटमेंट देते हो, ठीक है ना सर, पुलिस ने बुलाया आपको, स्टेटमेंट लिए, 161 161 के बयान आपके दर्ज होते हैं। 162 ये कहता है, 162 ये बोलता है कि जो स्टेटमेंट दिए आपने 161 में, यू कैन नॉट यूज दिस स्टेटमेंट एनीवेयर। क्या बोलता है सर? कि आप इस स्टेटमेंट को कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। हाँ, मतलब पुलिस अधिकारी, मतलब आपने जो पुलिस को बयान दिए जाके, इसको बोलते हैं पर्चा बयान। क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में? जो पर्चा बयान हो गया इस मामले में, इस पर्चा बयान को आप किसी भी टाइम यूज नहीं कर सकते। जब ट्रायल चलेगा तो आप ये बात नहीं बोल सकते कि देखो सर, इस सामने वाले विटनेस से जो बयान दिया है अपने पर्चा बयान में, देखो सर क्या बोला है, जबकि मामला तो कुछ और है, ये बोल कुछ हो रहा है पर्चा बयान में। ये नहीं कर सकते आप। उसका क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे कॉन्ट्रडिक्शन कर सकते हैं, मतलब जब प्रतिपरीक्षा लेंगे तब आप उसका विरोधाभास कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट जिक्र नहीं कर सकते कोर्ट में कि सर देखो इसके बयान में क्या बोला इसने पुलिस को। बात समझ में आई? 161 के बयानों को you never use in any proceeding। और ये बात कहां लिखी हुई है? ये बात लिखी है 162 में। 162 इस बात को बोलता है कि आप 161 में जो आपने पुलिस को स्टेटमेंट दिया है, यू कैन नॉट यूज सच स्टेटमेंट एनीवेयर एल्स, बट इट हैज 4 एक्सेप्शन। 162 में 4 अपवाद भी हैं। पहला अपवाद है सर हॉस्टाइल विटनेस, पक्षद्रोही साक्षी। The second exception is dying declaration, मृत्युकालीन कथन। The third exception is discovery statement, and the fourth exception is, अभी ये वाले बच्चे नहीं है, वरना उनको मैं खींच देता यहीं पे, वो जवाब नहीं देते तो। The fourth exception is material omission, तात्विक लोप। हिंदी में लिखिए जल्दी से नाम, पक्षद्रोही साक्ष्य, मृत्युकालीन कथन, प्रगटन कथन, या फिर आप बोल सकते हो कि बरामदगी का कथन, वो अलग अलग नाम है। तात्विक लोप, उसको बोलते हैं तात्विक लोप। तात्विक लोप तो मतलब पुलिस को कोई भी स्टेटमेंट देते हो, देन दोज स्टेटमेंट यू कैन नॉट यूज दोज स्टेटमेंट एनीवेयर एल्स।
162 बोलता है, लेकिन 162 खुद में अपवाद बना रहा है। जाके तुम देख लेना, सीआरपीसी 162 पढ़ लेना, जो भी नया सेक्शन होगा बीएनएसएस का, वी विल डिस्कस जब भी उसकी क्लास आएगी, ठीक है ना, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। बट द थिंग इज these statements can only be used in those regarding, तो मतलब डिस्कवरी स्टेटमेंट को we can use it, तो सेक्शन 23 का जो प्रोवाइजो है, यही है डिस्कवरी स्टेटमेंट। बात समझ में आई? क्योंकि 162 का जो दूसरा क्लोज है उसको बोलते हैं सेविंग क्लोज। 162 का दूसरा क्लोज है, उसका एक सेविंग क्लोज बना रखा है इन लोगों ने, वहां ये 4 एक्सेप्शन दिए हुए, जाके देख लेना। इसमें ये सबसे अच्छा एक्सेप्शन है, ये मुझे सबसे अच्छा एक्सेप्शन लगता है, मेटेरियल ओमिशन, तात्विक लोप। पुलिस को कोई कथन देना था और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने भूल गए आप, तो कहेगा कि भैया इस फैक्ट का तो तुमने जिक्र क्यों नहीं किया फिर। इसको बोलते हैं तात्विक लोप। क्या बोलते हैं इसे? इसमें केस पढ़ाऊंगा कपूर सिंह राणा वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। वी विल डिस्कस दैट केस इन दैट रिगार्ड, जिन्हें एसिड फेंक देती है और उसकी माँ उसका नाम नहीं बताती कपूर सिंह राणा का पुलिस के स्टेटमेंट में, लेकिन बाद में ट्रायल के टाइम बोलती कि सर दैट वाज कपूर सिंह राणा, आई सॉ हिम। तो मेटेरियल ओमिशन कर देना सर। अगर आप मुख्य अभियुक्त का नाम नहीं बता रहे हो पुलिस के कथन में, तो फिर आपने क्या कर दिया? तात्विक लोप कर दिया है। मेटेरियल फैक्ट, जो मेटेरियल फैक्ट था, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो था, आपने उसी को मिस आउट कर दिया, तो फिर आपका कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है। समझ में ये बात? हम पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस दीज ऑल थिंग, लेकिन यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि सर ये जो स्टेटमेंट है जो आप पुलिस को दे रहे हो 161 में, इसको आप यूज कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कवरी स्टेटमेंट। समझ में ये बात? अब हॉस्टल में कैसे यूज होगा इसका अलग प्रोसेस है, वो भी नहीं बता सकता मैं। डायरेक्शन कैसे होगा उसको अभी नहीं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी, थोड़ा सुन लो, अभी अगला टॉपिक डायरेक्शन नहीं आएगा अपना 1-2 दिन में। कोई आदमी सर 161 के बयान देने के बाद में निकल गया, तो उसके 161 के बयान क्या बन जाएंगे? समझ में ही बात? उसके फिर सीधे सीधे स्टेटमेंट यूज हो जाएंगे। अभी जो कहते हैं कि गवाहों को मारना नहीं चाहिए, तुमने अगर विटनेसेस खत्म करने स्टार्ट कर दिए तो समझ लेना फिर तुम उसको कभी भी, भाई गवाह जिंदा है तो आप उसको पैसे का प्रलोभन दे दो, है ना, परिवार का प्रलोभन दे दो, भाई जान की सलामत चाहिए नहीं चाहिए, कुछ भी आप बोल के उसको यू कैन सेटल द स्कोर, पैसा दे दो, कहीं से दबाव बना दो, समाज के 4 लोगों से फोन करवा दो। अरे क्योंकि हर एक छोटे दिमाग को क्या करता है सर, एक बड़ा दिमाग कंट्रोल करता है। तुम्हारे ऊपर भी कोई अथॉरिटी होगी, मेरे ऊपर, जैसे मैं हूँ आज फैकल्टी, मेरे ऊपर भी तो कोई अथॉरिटी हो सकती ना, मेरे दिमाग को कंट्रोल करे, उसके ऊपर भी कोई अथॉरिटी हो सकती है। हर एक छोटे दिमाग को बड़ा दिमाग कंट्रोल करता है। लोगों को पॉलिटिशियन क्यों बनना है? क्योंकि फिर वो कंट्रोल करते हैं ना, वो छोटे दिमाग से एकदम से क्या बन जाते हैं। तो बताओ एक कोई एमएलए नहीं है आज, एकदम से वो एमएलए बन जाए, कोई सिंपल एमएलए था वो एकदम से मंत्री बन जाए, तो फिर वो छोटे दिमाग से क्या हो गया उसका बड़ा दिमाग। अब उसके ऊपर जितने लोग उसके ऊपर कंट्रोल करते थे वो सबका चले गए नीचे। तुम लोग आरजेएस नहीं बने, लेकिन जिस दिन तुम आरजेएस बन जाओगे तो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारे ऊपर कंट्रोल रहेगा सीजेएम का, डिस्ट्रिक्ट जज का, हाई कोर्ट का, फिर दूसरा कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली कंट्रोल तो रहेगा ना, जब तक तुम पीएम नहीं बन जाते नरेंद्र मोदी। क्या पता उनके ऊपर भी उनकी माताश्री का कंट्रोल हो। तो हर आदमी के ऊपर किसी न किसी का कंट्रोल होता है, और माँ का कंट्रोल हो तो उससे अच्छा तो क्या बात हो सकती है। हमारे ऑनरेबल पीएम बहुत स्ट्रगल से बढ़े आगे, ही हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। मतलब जीवन में संघर्ष करोगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ोगे, याद रखना। अपने अपने खुद के सीएम, इनके भी स्ट्रगल है, तुम्हारे होम टाउन से ही ना, तो तुमने स्ट्रगल देखे होंगे उनके भी, जो अपने ऑनरेबल सीएम है अभी। अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है ऑनरेबल, उनको देखा आपने? शी लॉस्ट एवरीवन इन हर फैमिली, और फिर भी समाज के लिए लगे रहे। जगदीप धनखड़ अपने वाइस प्रेसिडेंट यहीं के हैं, जो झुंझुनू के तो है, और राजस्थान हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे। तो ऑल दिस पर्सन डूइंग अटमोस्ट हार्ड वर्क। चलिए आगे चलते हैं।
एक लिखिए द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट डिस्क्लोजर, ऐसे लिखिए व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट डिस्क्लोजर, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाया जाए तुम्हें। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट डिस्क्लोजर? जॉइंट डिस्क्लोजर, संयुक्त प्रकटीकरण, वक्तव्य से क्या तात्पर्य है? संयुक्त प्रकटीकरण वक्तव्य से क्या तात्पर्य, या फिर कथन से क्या तात्पर्य? संयुक्त प्रकटीकरण कथन से क्या तात्पर्य है? संयुक्त प्रकटीकरण कथन से क्या तात्पर्य है? अब क्या होता है ना सर, जॉइंट डिस्क्लोजर क्या होता है, संयुक्त प्रकटीकरण क्या होता है, ये समझिएगा। और ये बहुत ही मतलब अब प्रैक्टिस की कुछ ऐसा कुछ कंसेप्ट है कि आपको थोड़ा सा रियलिटी समझनी होगी। जब आप जज बनेंगे तो इस रियलिटी को समझिए। जॉइंट डिस्क्लोजर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो अक्यूज्ड है, इनका काम क्या है सर? मान लीजिए ये रोबरी करते हैं, घरों में जाते हैं, लूट मार करते हैं और सुबह निकल आते हैं घर से। ए को पकड़ा पुलिस ने और बी को भी पकड़ा। ए ने स्टेटमेंट दिया सुबह, मान लीजिए सुबह 9:30 बजे इसने स्टेटमेंट दिया और इसने बता दिया कि कहां पे क्या चीज पड़ी है। फिर बी ने स्टेटमेंट दिया 12:30 बजे और बी ने भी बता दिया कि कहां पे कौन सी चीज पड़ी है। दोनों को अलग अलग रखा है, ठीक है ना। ए को नहीं पता कि बी ने स्टेटमेंट दिया है, बी को नहीं पता कि ए ने स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है। फिर पुलिस जाती है 12:30 बजे बाद और उस चीज को रिकवर कर लेती है। अब सवाल यह है कि ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा जो साक्ष्य मिला है, उसको किसके विरुद्ध इस्तेमाल किया जाएगा? ए के विरुद्ध, या उसको बोलते हैं जॉइंट डिस्क्लोजर, संयुक्त प्रकटीकरण। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है आपको? अब क्या होता है ना सर, जब पुलिस पहले से जानती थी, जब पुलिस पहले से जानती थी कि ये स्टेटमेंट इसने दे दिया है, इसने ऑलरेडी बता दिया है कि कहां पे उसने रोबरी करके, लूट करके सारे गहने सब छुपाए हैं, घर में लूट मार करी होगी, तो मंगलसूत्र हो, जो भी सोना चांदी लेके गए घर से, जब उसको ऑलरेडी पता था पुलिस को, तो फिर बी के ऊपर क्यों एलिगेशन लगाया है? इसी, अगर देखो ऐसा है, समझिएगा बात, यहाँ पे बहुत डीप बात समझा रहा हूं। देखिए सर, अगर डिस्कवरी स्टेटमेंट से बात पता लगी है तो वो किसके किसके खिलाफ पता लगी है? एक के खिलाफ पता लगी है। फिर बी का क्या मतलब था? मतलब पुलिस क्या चाहती है? ए को बचाना और बी को फंसाना। बात समझना, जॉइंट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कुछ ऐसे हो जाते हैं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं इस पॉइंट के ऊपर। देखिए, मुझे नहीं पता तुम आरजीएस में कितना तुम डिटेल में जाते कि मैं पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि लो पढ़ लो, तुम्हें जो इच्छा है तुम बनो। क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, दिस इज वेरी यूनिक कंसेप्ट, और तुम समझो इस बात को। संयुक्त प्रकटन कथन बोलो या फिर जॉइंट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट बोलो, जब पुलिस को ऑलरेडी पता था, अगर मान लीजिए पुलिस 9:30 बजे निकल जाती, तो स्टेटमेंट सिर्फ किसके लिए रिलेवेंट होता? ए के लिए, और बी बच जाता। लेकिन अगर पुलिस को पता था फिर भी उसने बी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, इसका मतलब क्या है कि पुलिस ए को बचाना चाहती है और बी को फंसाना चाहती है ना, इनकल्पेट करना चाहती है। कंफर्म करने के लिए तो पुलिस चली नहीं जाती जगह पे, तो पुलिस चली जाए घर पे। डिस्कवरी उसने बोल दिया कि सर मैंने गहने अपने घर के हाथे में छुपा रखे हैं, जाके पुलिस ढूंढ लेना,
देयर इज ए टाइम ना, 9:30 से 12:30 तक 3 घंटे में जा नहीं सकती क्या पुलिस? जा सकती है, पीएम है सॉरी, पुलिस तो जा सकती है ना, तो टाइम है, 3 घंटे में ढूंढ लेगी पुलिस। लोकल पुलिस ही तो इंक्वायरी कर रही होगी, इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी मामले की, पुलिस कर सकती है। तो जजेस, तब भी तुम जज बनो तो हमेशा सर्कमस्पेक्ट रहना। तुमने कहा कि तब स्टेटमेंट तुम एक आदमी ने दे दिया था, दूसरे से क्यों लिया? जब तुम्हारे पास 3-4 घंटे थे तो तुम उस टाइम क्यों नहीं गए? क्योंकि देखिए, जिस भी अक्यूज के स्टेटमेंट पे पुलिस काम करेगी, वही अक्यूज फंसेगा इसमें, और जिसके स्टेटमेंट पे काम नहीं किया तो वो अक्यूज छुप बच जाएगा। इसके ऊपर केस है, मोहम्मद अब्दुल हफीज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। क्योंकि क्या होता है सर, मिसयूज है प्रोविजन का। प्रोविजन का क्या है सर ये? अरे मिसयूज है नहीं है, आप उसका क्या कर रहे हो, सदुपयोग कर रहे हो या फिर दुरुपयोग कर रहे हो? अब दुरुपयोग कर रहे हो प्रावधानों का, फिर समझ में आई बात? किसका नाम लिखिए, मोहम्मद अब्दुल हफीज मोहम्मद अब्दुल हफीज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। दिस इज 1983 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए, it was held that where two or more accused have made the disclosure statement, it was held that when two or more accused have made the disclosure statement, न्यायालय ने एविडेंस क्या की, जहां कहीं भी किसी मामले में, न्यायालय ने एविडेंस क्या की, जहां कहीं भी किसी मामले में दो या दो से अधिक आरोपी द्वारा दो या दो से अधिक आरोपी द्वारा कोई प्रकटन तथ्य किया जाता है, कोई प्रकटन तथ्य या कथन किया जाता है, प्रकटन तथ्य या कथन किया जाता है, then only that discovery statement be used, then only that discovery statement be used, तो केवल उस प्रकटन तथ्य को इस्तेमाल किया जाएगा, then only that discovery statement be used, तो केवल उस प्रकटन तथ्य को इस्तेमाल किया जाएगा which was the first, जो कि प्रथम बार दिया गया था, otherwise it may result into misuse of section, अन्यथा ये धारा 27 के दुरुपयोग का कार्य करेगा, क्वेश्चन लिखिए, कैन डिस्कवरी स्टेटमेंट be the sole basis of conviction, क्या प्रगटीकरण तथ्य या बरामदगी के कथन या बरामदगी तथ्य या क्या प्रगटीकरण तथ्य या बरामदगी के तथ्य, कैन डिस्कवरी स्टेटमेंट बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, क्या प्रगटीकरण तथ्य या बरामदगी के तथ्य पर ही किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जा सकता है, 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 दोष सिद्ध किया जा सकता है।
किसका नाम लिखिए, विजेंदर अलियास मंदर, विजेंदर अलियास मंदर, विजेंदर अलियास मंदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। This is 2021 case. This is 2021 case. Vijender alias Mandar versus State of Haryana. This is 2021 case, and judgment was delivered by Justice Suryakant. It was 3 judges bench, and judgment was delivered by Honorable Justice Suryakant. Unimpeachable. देखिए, conviction based on disclosure statement, conviction based on disclosure statement, conviction based on disclosure statement can be sustained only, can be sustained only when resultant recovery is unimpeachable, when resultant recovery is unimpeachable. लिखिए, प्रकटन तथ्य पर किया गया कोई भी दोष सिद्धि, प्रकटन तथ्य पर की गई कोई भी दोष सिद्धि, प्रकटन तथ्य पर की गई कोई भी दोष सिद्धि तभी लागू रहेगी जब कोई वस्तु को जाहिर रूप से प्रत्युत्तरित किया गया हो, जब कोई वस्तु को जाहिर रूप से या निसंदेह रूप से प्रत्युत्तरित किया गया हो, मतलब सर्टेनली बात यह है कि अनइम्पीचेबल कोई चीज आपने क्या की है सर, रिकवर की है। रिजल्ट क्या रहा है उसके स्टेटमेंट का, क्योंकि प्राप्त तो करो। अब तुमने कोई चीज की रिकवरी नहीं करी है और तुम चाहते हो कन्विक्ट कर दिया जाए इसको डिस्कवरी स्टेटमेंट में। बात समझ में आ रही है? इसलिए तो वो एग्जांपल जो दिया था ना मैंने, ए ने 9:30 बजे कन्फेशन किया, मतलब उसने स्टेटमेंट दिया, बी ने इतने बजे किया। अगर अलग अलग टाइम पे स्टेटमेंट दे रहे हो आप तो बहुत कायोस क्रिएट कर देगा, याद रखना। क्योंकि जो बंदा पहले बोलेगा क्या पता वो मांडवाली कर ले, कुछ भी हो सकता है ना सर। तो कोर्ट मस्ट बी वेरी कोशियस, क्योंकि फिर पर्पस खत्म हो गया 27 के 23 के प्रोवाइजो का। तो आप उद्देश्य विहीन कर दोगे इस प्रावधान को। द होल प्रोविजन इज, मोहम्मद अब्दुल हाफिज में ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो पहला स्टेटमेंट दे रहे हो आप उसके ऊपर, क्योंकि देखिए कन्विक्शन हो सकता है इसके ऊपर, सिर्फ वो एक स्टेटमेंट के ऊपर ही क्या कर सकता है कोर्ट, बाकी एविडेंसेस नहीं है, कोई मान लीजिए डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है, बट देयर इज अ डिस्कवरी स्टेटमेंट। तो डिस्कवरी स्टेटमेंट इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस। किसने बोला? विजेंदर अलियास मंदर ने बात बोली, इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस, इट कैन बी यूज्ड, देयर कैन बी सोल कन्विक्शन ऑन दैट स्टेटमेंट आल्सो। हो सकता है ना, मतलब सिर्फ एक मात्र साक्षी के ऊपर भी आप क्या कर सकते हो सर, दोष सिद्धि कर सकते हो। Who is going to stop you in that regard? मुझे बताइए, आप कौन रोकेगा सर आपको? तीन टॉपिक्स अपने बचे हैं इस 23 के प्रोवाइजो में। थोड़ा सा इस 23 में टाइम इसलिए लगा क्योंकि सर ये 3 सेक्शन का कंपाइलेशन है और तीनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको बहुत एग्जॉस्टिवली पढ़ा दिया है। देखिए मेरा टारगेट होता है कि जो सिंगल के अनसोल्ड है ना उसके सारे सवाल तुम्हें बताऊं, फिर क्लास में खत्म कर दूं। तुम कोई सी भी जुडिशरी की तैयारी करो, तुम्हारी इच्छा है जीवन में,
तुम भले से कहे वकालत करो, तुम्हारी इच्छा है, अपना काम है सर, अपना काम है जितना तुमसे हम इंस्टीट्यूट फीस चार्ज करते उसका 3 गुना तुम्हें पढ़ा के भेजना, क्योंकि जीवन में तुम कभी लो में डिफीट ना खाओ। कानून तुम्हारा ऐसा होना चाहिए पक्का, लो तुम्हारा स्ट्रांग है तो फिर बाकी से डर नहीं है। देयर इज ए स्टेटमेंट, एक सवाल लिखिए, सवाल लिखिए, व्हाट इज रिट्रैक्टेड कन्फेशन, व्हाट इज रिट्रैक्टेड कन्फेशन, व्हाट इज रिट्रैक्टेड, स्पेलिंग लिखा हूं रिट्रैक्टेड की, रिट्रैक्टेड कन्फेशन, व्हाट इज रिट्रैक्टेड, रिट्रैक्टेड कन्फेशन। संस्वीकृति से मुकर जाने का क्या परिणाम होगा, संस्वीकृति से मुकर जाने का क्या परिणाम होगा, मतलब भैया कन्फेशन तो दिया था लेकिन जब 313 के बयान हो रहे हैं, 313 के बयान से तुम्हें भी गुफ्तगू कराना पड़ेगा। 313 के बयान क्या होते हैं समझिए सर, जल्दी समझिए, 2 मिनट देखिएगा बस और हैंड टू हैंड समझ से चलिए। सर एफआईआर हुई, चार्जशीट फाइल, ठीक है ना, यहाँ पे कोग्निजेंस हो गया, तो मत कहना सर कोग्निजेंस कहाँ गया, यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो गए, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस हो गए, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस के जस्ट बाद और डिफेंस एविडेंसेस के पहले यहाँ पे एक स्टेज आती है, इसको बोलते हैं 313 की स्टेज। ये स्टेज ओथ पे नहीं होती, नोट ऑन, ये शपथ पत्र पे नहीं होती स्टेज। क्यों होती है स्टेज समझिएगा इसको, और मैंने पहले ही बताया था, किससे कंपैरिजन किया था मैंने इसको, आई हैव कंपेयर्ड दिस कि भाई देखो इसका एविडेंशियरी वैल्यू वही है जो 313 की एविडेंशियरी वैल्यू है। किससे किया था, अब तुम लोगों को फंसाऊंगा मैं, तुम लोग बताओ मुझे, पढ़ाया है मैंने, आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स टू यू, आई डोंट नो हाउ शार्प आर यू। किससे बताया था कि देखिए इसकी एविडेंशियरी वैल्यू वही है जो 313 के स्टेटमेंट की होती है। चलो कल बता देना, अभी मैं टाइम, मेरे पर टाइम नहीं खराब करने के लिए। चलो देखिए इधर देखिए, अभी पन्ने वन्ने नहीं पलटोगे कोई भी, इधर देखिए, बाद में बताना मुझे क्लास के बाद। हाँ तुम कितने पढ़ रहे हो दिख रहा है भाई, इधर देखो पहले 313 के बयान है, ये ओथ पे नहीं होते। जैसे जज साहब वांट टू ओनली इंश्योर दैट कि कोई मैटर बन भी रहा है नहीं बन रहा, उससे पूछते कि बेटा तू तो अच्छे घर का है, ये मेरे सामने की बात है, एक से पूछा था बेटा तू तो बहुत अच्छे घर का है, तूने ऐसा काम क्यों, तूने ऐसा काम कैसे कर दिया, बता तुझे क्या बोलना है, कुछ भी अभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, अब कुछ भी हम लोग एफिडेविट पे और किसी की भी चीज को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो बता ऐसा क्यों किया तूने, क्या दिक्कत हो गई थी तेरे। तो सिर्फ 313 का जो प्रोसीडिंग्स है टू इंश्योर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि प्राकृतिक न्याय के जो सिद्धांत है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 313 का बयान किया जाता है। नहीं नहीं मुझे मत बात कीजिए अभी इसका। तो यूजुअली क्या होता है, those statements of 313 it is not recorded। जज साहब क्या करते हैं कि बस he wants to ensure that like क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं और क्या बात चल रही है। इधर देखिए, बाद में देखिएगा, समझिए, अभी ढूंढने लग गए सबके सब, बाद में देखिएगा, अभी डिस्टर्ब मत करो मेरी क्लास को। यूजुअली क्या होता है कि जब भी आप ऐसे स्टेटमेंट्स अगर आप देते हैं, तो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स का सिंपल एक काम है कि जजेस का माइंड फ्रेम करते हैं, माइंड मेक करने का काम करते हैं 313 की स्टेटमेंट। तो अब क्या होता है सर, रिट्रैक्टेड कन्फेशन मतलब अपने संस्वीकृति से मुकर जाना। रिट्रैक्ट का मतलब होता है कि सर जो ट्रैक उसने लिया था अब उस ट्रैक से वो मुकर गया, मतलब उसने जैसे बोला था कि सर हाँ मैंने आई हैव किल्ड समवन, टच वुड, आई हैव किल्ड समवन, और उसने फिर क्या किया था सर, जो कन्फेशन उसने मेड किया उस कन्फेशन को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एंड ही इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग व्हाट ही हैड डन। भैया उसको अपने स्टेटमेंट से अगर मुकर जाएगा संस्वीकृति देने के बाद में, उसका क्या प्रभाव होगा,
क्या कोर्ट को उसको यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए? देयर इज अ लैंडमार्क जजमेंट इन दैट रिगार्ड। इसके ऊपर इतने जजमेंट्स हैं और रिट्रैक्टेड कन्फेशन आज तक आरजे से पूछा नहीं है, बट दे विल सर्टेनली आस्क वन डे। ये हरियाणा में, दिल्ली में पूछा है, जाके देख लीजिएगा सिंगल। तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन होता क्या है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। इसमें लिखिए, इट इज अ कन्फेशन, it is a confession which was in the form of judicial or extrajudicial confession. It is a confession which was in the form of judicial or extrajudicial confession. यह एक ऐसी संस्कृति होती है, यह एक ऐसी संस्कृति होती है जो कि न्यायिक या गैर न्यायिक संस्कृति के रूप में कार्य करती है। यह एक ऐसी संस्कृति होती है जो कि न्यायिक और गैर न्यायिक संस्कृति के रूप में कार्य करती है। It is a confession which was in the form of the judicial or extrajudicial confession. But later on at the trial stage, परंतु विचारण के दौरान, at the later stage of the trial stage, under the examination of 313 CRPC, अंडर द एग्जामिनेशन ऑफ 313 सीआरपीसी। अब जो भी नया सेक्शन है उसको ब्रैकेट में लिख लेना, अंडर द एग्जामिनेशन ऑफ 313, धारा 313 के परीक्षण के दौरान, धारा 313 के परीक्षण के दौरान, धारा 313 के परीक्षण के दौरान, और अदरवाइज ऑल्सो, और उसके अन्यथा यदि अभियुक्त अपने कथन से मुकर जाता है, otherwise also accused refuses that he had made such confession, अपने कथन से मुकर जाता है, या न्यायालय को ये बताता है कि उसके द्वारा दिया गया कथन अस्वैच्छिक था, या न्यायालय को बताता है कि उसके द्वारा दिया गया कथन, दी गई संस्वीकृति अस्वैच्छिक थी, and the confession given by him is involuntarily. There is a landmark judgment in that regard कि अगर भैया कन्फेशन से पलट जाओगे तो उसको क्या कोर्ट यूज करेगी या फिर उखाड़ फेंकेगी, चलो निकलो। दिस इज द प्रॉब्लम ना। इसको देखते हैं, किसका नाम है? भरत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। भरत है, भारत है, आई डोंट नो तुमको जो कि लिखना है। भारत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दिस इज 1974 सुप्रीम कोर्ट। और जजमेंट डिलीवर किया था चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब ने, ठीक है ना। देखिए सर, कन्फेशन एक ऐसी फालतू चीज है, मैं तुमको पहले भी बोल चुका हूँ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में बोला कि जब कन्फेशन जब भी होते हैं ना, तो 99% कन्फेशन क्या होते हैं सर? रिट्रैक्टेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मतलब मुकर जाता है या पलट जाते हैं अपने बयान से। 99% में ये होता है। तो क्या होता है ना सर, जब शुरुआत में जब क्राइम करता है आदमी तो उसको बहुत गिल्ट होता है, उसको लगता है कि यार मैंने पाप कर दिया, बहुत वो कर दिया, ये कर दिया, तो इमोशंस की धाराओं में बहकर वो क्या कर देता है? एक्सेप्ट कर लेता है, उसको नहीं करना चाहिए था, तो वो कर लेता है भैया एक्सेप्ट अपना, ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट, द प्रॉब्लम लाइज एंड द स्टार्ट्स। अब समझिएगा कहानी की बात। सुप्रीम कोर्ट भारत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या कहते हैं वो समझिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्या कोर्ट को पूरा स्टेटमेंट गिव अप कर देना चाहिए,
कि क्या पूरे स्टेटमेंट को डिस्कार्ड कर दे, क्या पूरे जो इसने संस्कृति ये दिया, जो कथन है, संस्कृति कथन है, चाहे वो न्यायिक संस्कृति हो फिर गैर न्यायिक संस्कृति, क्या उसको पूरा हटा दिया जाए रिकॉर्ड से? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लिखिए, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला दिया कि, अभिनित किया कि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनित किया कि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनित किया कि the court will examine the grounds of retraction, the court will examine the grounds of retraction. न्यायालय को साक्षी के मुकर जाने के आधारों को देखना होगा, न्यायालय को साक्षी के मुकर जाने के आधारों को देखना होगा, न्यायालय को साक्षी के मुकर जाने के आधारों को देखना होगा। And if court finds that, and if courts find that such a statement was duly made, and if the court finds that such a statement was duly made, और न्यायालय को इस बात का पता चलेगी, और न्यायालय को इस बात का पता चलेगी कि कथन को सम्यक रूप से अभिलिखित किया गया था, कि कथन को सम्यक रूप से अभिलिखित किया गया था, न्यायालय को इस बात का पता लगेगी कथन को सम्यक रूप से अभिलिखित किया गया था। The court finds that the statement was duly made, then such confession is reliable and admissible. Then such confession is reliable and admissible. तो ऐसी संस्कृति विश्वसनीय और ग्राह्य होगी। तो ऐसी संस्कृति विश्वसनीय और ग्राह्य होगी, विश्वसनीय और ग्राह्य होगी। Then such confession is reliable and admissible. इसी के ऊपर दो जजमेंट और हैं, प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम और परमानंद पागु वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, परमानंद पागु वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। So both judgments are from 2004 Supreme Court. ठीक है ना सर? एक केस लिखवाने का मैंने आपको, निशिकांत झा। केस का नाम है निशिकांत झा। अभी निशिकांत झा के फैक्ट सुनाता हूँ। निशिकांत झा की स्टोरी बहुत एक, मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें कुछ ऐसी स्टोरी बना देते हैं कि आपको लगेगा कि यार कितनी अच्छी कहानी बनाई है उसने। क्रिमिनल केसेस में क्या होता है ना सर, आपकी कहानी में दम होना चाहिए। जो भी प्रैक्टिस करते हैं ना क्रिमिनल में, उनको कहानी बनाने में उनको माहिर होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? कोर्ट को वो दिखाओ जो कोर्ट देखना चाहता है, वो मत दिखाओ जो तुम दिखा रहे हो। कोर्ट को क्या दिखाओ? कोर्ट को वो दिखाओ जो वो कोर्ट देखना चाह रहा है। तुम जो दिखाओगे कोर्ट को, कोर्ट कभी वो नहीं देखेगा। निशिकांत झा निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार।
दिस इज 1968 सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में क्या होता है सुनिएगा सर। ऐसा हुआ, जो अक्यूज था, आरोपी था ना, आरोपी, सर वो 12वीं क्लास में पढ़ता था। किसमें पढ़ता था? 12वीं क्लास में पढ़ता था। एक दिन क्या हुआ सर, अब कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। अक्यूज तो 12वीं क्लास में पढ़ता था। एक दिन क्या हुआ सर, एक एक ट्रेन थी, ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में से एक लाश मिलती है। ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट से एक लाश मिलती है। जो ट्रेन थी उसका, उसके कंपार्टमेंट का गेट बंद था, लेकिन दूसरी साइड वाला एक और गेट था जो खुला हुआ था। तो अक्यूज के भागने की वहां से जगह थी, और उसकी जो डेड बॉडी थी वो उस कंपार्टमेंट के वॉशरूम के पास में पड़ी थी। ठीक है। और जो डेथ हुई थी वो गले को काट के जो उसके थ्रोट को स्लिट किया गया था, जिसको उसकी डेथ हुई। और उसके बाद क्या होता है, जब ट्रेन रुक जाती है तो 1 घंटे बाद जब पता लगता है कि किसी की डेथ हो गई, उसके बाद क्या होता है सर, अक्यूज ट्रेन से उतर जाता है और 1 घंटे बाद एक विटनेस उसको देखता है कि वो खून से सने कपड़े नदी किनारे धो रहा है। तो विटनेस पूछता है कि भाई क्या हो गया, इतने खून में कैसे हो कपड़े? तो उसने कहा कि मेरी ट्रेन में झगड़ा हो गया था किसी से, कुछ कुछ गुंडे घुस गए थे ट्रेन में, जिन्होंने मुझे भी बहुत मारा, और ऐसे वैसे करके उसने स्टोरी बनाई। कुछ टाइम बाद वो विटनेस के कान में खबर पहुंचती है कि ट्रेन में एक लाश मिली है। तो वो गांव के सरपंच को जाके बोल देता है कि साहब ऐसे ट्रेन से क्या मिली है, एक लाश मिली है, और एक लड़के को मैंने नदी किनारे कपड़े धोते हुए देखा है खून से सने। तो सरपंच साहब और पुलिस मिलके उस लड़के को ढूंढते हैं। अब वो लड़का स्टेटमेंट देता है, उसके स्टेटमेंट को सुनिए आप, कन्फेशंस के स्टेटमेंट्स को सुनिए, स्टेटमेंट को सुन के बताता हूँ आपको। वो बोलता है कि सर देखो, मैं आ रहा था ट्रेन के कंपार्टमेंट में, एक और आदमी था, एक आदमी तो वो था जिसकी डेथ हुई, और एक और आदमी था जिसका नाम था लाल मोहन शर्मा, जो देवगढ़ का बताया, जिसने अपने आपको कहाँ का बताया, लाल मोहन शर्मा, देवगढ़ का। जब ट्रेन स्टार्ट हुई तो लाल मोहन ने क्या किया, लाल मोहन ने सारी खिड़कियां बंद कर दी, लाल मोहन ने मुझे भी मारा, और लाल मोहन ने जिसका खून हुआ है उसको भी मारा, और लाल मोहन ने उसका गला चीरा है, और मैं तो वहां से अपनी जान बचा के भागा हूं। और जब ट्रेन पहुंचने लगी तो लाल मोहन शर्मा, जब ट्रेन धीरे हुई तो लाल मोहन शर्मा कूद के भाग गया ट्रेन से। ठीक है। और अक्यूज को लगा कि भाई मेरे ऊपर आरोप लगेगा, क्योंकि अब वो ही रहेगा ना ट्रेन में, मेरे ऊपर चार्जेस लगेंगे, इसलिए मैं भी वहां से भाग गया। ठीक है। और अक्यूज ने भी बोला कि जो विक्टिम है, जिसकी डेथ हुई, मतलब उसने ऐसी स्टोरी बनाई कि सर ट्रेन में हम 3 लोग थे, एक तो विक्टिम, अक्यूज, एक लाल मोहन शर्मा जो देवगढ़ का था। हम जब ट्रेन से आ रहे थे तो उसने क्या किया, हमारे कंपार्टमेंट की खिड़कियों को लगा दिया, किसने, लाल मोहन शर्मा ने, और हम पे हमला कर दिया लूटने के हिसाब से। जब मैंने विरोध किया तो उसने उसका तो गला काट दिया और मेरे को भी जख्मी कर दिया, लेकिन और वो जब ट्रेन स्लो हुई तो वो भाग गया, और लोगों को मेरे ऊपर शक होता है इसलिए मैं भी भाग गया। ये स्टोरी उसने सुनाई। ठीक है। अक्यूज को बाद में सर्च किया गया, जहां से नाइफ भी रिकवर हो गया, लेकिन अगर आप इसके फैक्ट्स को देखेंगे तो जो उसके कपड़ों पे जो ब्लड मिला है वो विक्टिम के ब्लड से मैच हो रहा था। दूसरी बात ये कि अक्यूज और विक्टिम दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं। पहले क्या बोला उसने कि मैं उसको जानता नहीं हूं, बोला ना मैं तो जानता नहीं था उसे। अक्यूज और विक्टिम दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं, उसने वहां पे भी झूठ बोला। ठीक है। और दोनों इस स्कूल की सेम फुटबॉल टीम से खेलते हैं। समझना बात, आगे सुनिए। जब पुलिस गई देवगढ़ में घूम ढूंढने कि कोई लाल मोहन शर्मा करके कोई आदमी का, तो वहां पे कोई आदमी नहीं मिला। निशिकांत झा में कुछ ऐसा हुआ। अब निशिकांत जाके जो भी इसमें कन्फेशन जो भी हुआ, जैसे उसने उसने एडमिट क्या क्या किया, अगर आप पुलिस को स्टोरी सुनेंगे तो स्टोरी में भी उसने बहुत सारी चीजें एडमिट कर ली है। जैसे ही वॉज इन द कंपार्टमेंट, माना ना उसने कि सर हम साथ थे तीनों ट्रेन ट्रेन में। उसने क्या 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 एडमिट किया कि उसको सारी डिटेल्स बताती कि गला काटा है, उसके पोजीशन से चक्कू रिकवर हो गया। तो डिस्कवरी स्टेटमेंट तो है ना निशिकांत झा के अंदर। एडमिशन भी किया उसने, मैंने आपको एडमिशन में लिखवाया था निशिकांत झा, लिखा था ना स्वीकृति के समय, उस टाइम लिखवाया था। सो व्हेन यू लुक एट ऑल दीज रिलेवेंट पॉइंट्स, यू कम टू द कंक्लूजन दैट you come to directly conclusion that there are some provisions, there are some punishment which have been mentioned here। बात समझ में आई? और 2 तरह के स्टेटमेंट दिए उसने।
एक तो दिया उसने इनकल्पेटरी कि भैया मैं साथ था कंपार्टमेंट में। दूसरा स्टेटमेंट उसने क्या दिया, भाई उसका उसका थ्रोट स्लिट किया था, क्या था ना स्लिट, डिटेल्स किसको बता दी। दूसरा वो देता है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट, उसमें बताता है कि लाल मोहन शर्मा ने मारा है। ये तो पूरे फैक्ट्स हैं इस केस के। तो हम इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं और कोर्ट ने देखो अकॉर्डिंगली कोर्ट क्या करता है, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की जब भी बात होगी, सर्कमस्टांशियल एविडेंस में मैंने केस लिखवा है निशिकांत झा, जब भी बात होगी केसेस की, और जिस भी केसेस की हम बात कर रहे हैं सर निशिकांत झा की बात हो, तो देखिए निशिकांत झा में उसने एडमिट तो किया कि वी वर टुगेदर। बात समझ में आई कि हाउ दैट क्रिमिनल लॉ शुड वर्क, कि क्रिमिनल कानून कैसे काम करता है, समझ में आ रही कहानी। ठीक है, निशिकांत झा की कहानी ये थी। तो यहाँ पे अपना खत्म होता है सेक्शन 23।